राम राम सा जय श्री राला बाबा की। साहित्य के क्षेत्र के एक नक्षत्र और शिक्षा जगत की सिरमौर जिसे कहें, महिला सशक्तिकरण की पर्याय श्रीमती ममता जाट मंजुला जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। ममता जी टोंक जिला मुख्यालय पर रहती है। टोंक जिला मुख्यालय पर ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटिनाथ मम टोंक में शिक्षिका के तौर पर कार्यरत है। आप टीचर्स के भी मास्टर ट्रेनर है, रिसोर्स पर्सन है और स्टेट लेवल में भी आप रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर चुकी है, लगातार कर रही है। बहुत सारी रचनाओं की आपने जो है प्रकाशन किया है, स्वयं ने लिखी है। देश और प्रदेश में छपने वाले बहुत सारे काव्य संग्रह में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो रही है और टोंक जिला मुख्यालय से आपकी शिक्षा के नवाचार, साहित्य का जो उजास है वो इस तरीके से प्रदेश और देश के मानस पटल पर है कि निश्चित रूप से हम सबको आकर्षित करता है। ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में समन्वय स्थापित करना और उन सब के बीच में बच्चों को पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन को जीवन में बनाए रखना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण, लेकिन आपने चैलेंजेज को स्वीकार करके चुनौतियों को अवसरों में बदला है और हमेशा खुद का हैप्पीनेस इंडेक्स भी इनका बहुत अच्छा रहता है और ये दूसरों का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ाते हैं। आने वाले समय में देश और दुनिया की प्रगति का पैमाना हैप्पीनेस इंडेक्स होगा और उस मायने में ममता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब मैं क्रमशः आपको इनकी जुबानी में इनसे विशेष सवाल जवाबों के साक्षात्कार में संपूर्ण परिचय, इनकी उपलब्धियां और इनके सारे कामों को क्रमशः आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मंजुला जी, ममता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो आपने रचना संसार में प्रवेश किया और बहुत कम समय में आपने बहुत सारे काव्य संग्रहों में अपनी रचनाओं को स्थान दिलाया, साथ ही आपकी खुद की रचनाएं हैं। तो आप शिक्षिका के साथ साहित्यिक जगत में किन किन उपलब्धियों से विभूषित हो चुकी है और कौन कौन सी रचनाएं आपकी अभी प्रकाशन में है? जी नमस्कार हरिराम जी, धन्यवाद। आज आपके चैनल से मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात को और अपने मेरे जो भी अभिव्यक्ति है जो लेखन के माध्यम से मैं कर रही हूँ उसको बाहर लाने के लिए आपने आज ये मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। लिखने की अगर मैं बात कहूँ तो अभी लगातार 3-4 साल से मैं लिख रही हूँ। कोरोना टाइम के बाद जब हम बिल्कुल अकेले रहे और फ्री समय रहा हमारा, जब हमारे पास कोई काम नहीं था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने लेखन को एक दिशा दूँ। लिखती मैं पहले भी थी, 2001 में भी मैंने कुछ रचनाएं लिखी थी जो लिखी हुई मेरे पास रखी हुई थी। मैं जब पढ़ती थी उस समय भी कुछ शेरो शायरी और गज़लें जैसा कुछ लिखा करती थी, तो वो भी मेरे पास रखी हुई थी डायरियों में। और मैंने कुछ आर्टिकल लिखे थे, वो भी मेरे पत्र पत्रिकाओं में छपे थे। ये 1992 की बात है, तब भी छपा था। यानी लेखन में रुचि मेरी प्रारंभ से थी, लेकिन उसको मैंने एक विराम सा दे रखा था। लेकिन लगातार जो है 2019, 20, 21 के बाद मैं लगातार रचनाएं कर रही थी और 21 में मेरी एक अपनी खुद की काव्य संग्रह अंतर्मन के मोती प्रकाशित हुआ और उसके बाद मैं लगातार लिख रही हूँ। वर्तमान में अभी दूसरी किताब पर काम चल रहा है, तीसरी किताब मेरा गज़ल संग्रह होगा। इसके अलावा जैसे आपने कई सारी रचनाएं जो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में या अन्य काव्य संग्रहों में छपे होंगे, उनके कुछ चुनिंदा नाम? उनके रचनाओं किताबों के नाम, जैसे एक श्रद्धांजलि बुक में भी मेरा छपा है ना, भारत देश में भी मेरा छपा है, शिक्षा और संस्कृति पुस्तक में भी छपा है और नारी स्त्री एक विमर्श पुस्तक में भी मेरी काव्य रचनाएं छपी है। पाती अपनों के जो प्रणेता है नेगी साहब के यहाँ भी पातियों में मेरी प्रकृति की पुकार है ना, उसमें छपा है। कोरोना मतलब लॉकडाउन 2020 उस पुस्तक में भी मेरा आर्टिकल छपा है। तो ऐसे बहुत सारी है। मुझे मतलब एक लंबी सूची मेरे पास में है। हमारा देश, शिखंडरी जुगत, नशा मुक्त राष्ट्र हमारा, टीचर्स ऑफ इंडिया, लॉकडाउन 2020, प्रकृति की पुकार, अंचल मासिक, राष्ट्र प्रथम, संस्कृति संस्कार, शिक्षक सारथी, स्वर्ण खबर, प्रेरणा प्रसून जैसे अनेकों काव्य संग्रहों में ममता जी की रचनाएं प्रकाशित हुई है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा, एक सामान्य महिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसके अलावा आपको बहुत सारे इनके ये अवार्ड्स हैं जिनका एक बड़ा जो कलेक्शन है वो इनके पास में है। इतने सारे ट्रॉफीज आपके सामने रखी है, कहाँ से पुरस्कार मिले हैं, कितनी खुशी है? जी, मुझे सबसे पहला जो मुझे पुरस्कार मिला था हरिराम जी, वो मिला था मुझे दक्ष
प्रशिक्षक का, जो शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा IAS सुब्रा सिंह ने मुझे वो दिया था। उसमें बेस्ट 15 जो मास्टर ट्रेनर थे उनमें दक्ष प्रशिक्षक का अवार्ड मुझे मिला था। उसके बाद दूसरा अवार्ड जो मुझे मिला था जिला प्रशासन द्वारा नवाचार और लेखन क्षेत्र में कार्य के लिए। इसके बाद लगातार लेखन में मुझे जैसे राजस्थान महिला रत्न, विश्व महिला मंच जो रचनाकार मंच है उससे मिला मुझे। इसके अलावा मुझे अभी ऑस्कर जो टॉक ऑस्कर है उसके द्वारा 2 ऑस्कर अवार्ड मिले, जो एक आभरण संस्थान द्वारा मिला स्वर्गीय दुर्गालाल जी सोमानी की स्मृति में। दूसरा मुझे मिला लता मंगेशकर अवार्ड, इन्होंने ऑस्कर ने दिया। इसके अलावा मुझे अल्पज्ञ जी, शंभू सिंह राजावत अल्पज्ञ, उनकी स्मृति में भी विशिष्ट सम्मान मुझे पिछले साल दिया गया था। बहुत सारे इस तरह के सम्मान मुझे लगातार लेखन में मिल रहे हैं जो आपके सामने शिक्षिका हैं जी। शिक्षकीय दायित्व को किस तरीके से निभाती है, क्योंकि अब शिक्षा में बहुत सारे नवाचार है, खेल खेल में शिक्षा है, बच्चों से बातें करने में शिक्षा है, अपनी अलग अलग संगीत में शिक्षा है। किस तरीके से आप अपने अध्यापन को रोचक बनाती है? बिल्कुल, मैं 1997 का मेरा पोस्टिंग है जी, और 2-3 साल बाद ही जब मेरा लगातार बच्चों के साथ मेरे काम करने के तरीके और इनको जब देखा अधिकारियों ने, तो उन्होंने कहा कि आपको एज ए ट्रेनर काम करना चाहिए। तो मैंने एज ए ट्रेनर तो काम किया ही लगातार 20 साल से। 2001 से मैं लगातार एज ए ट्रेनर काम कर रही हूँ, जो टीचर्स ट्रेनिंग में चाहे DPP से लेकर सर्व शिक्षा अभियान या जितनी भी मतलब आंगनबाड़ी वर्कर्स की या मेंटर टीचर्स, वो तो मैं कर ही रही हूँ। जो भी शिक्षा के लिए सरकार नई नवाचार योजनाएं बिल्कुल लाती है, जितनी भी तो प्रोजेक्ट आते हैं जन सब जन में तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग देती है। वो तो मैं वो कर ही रही हूँ एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में। बाकी जो कक्ष में बच्चों के साथ मेरा काम है उस पर भी कई बार मुझे बहुत सराहनीय पुरस्कार या सम्मान पत्र मिले हैं, क्योंकि मैंने शिक्षा को देखने का मेरा एक अलग नज़रिया है, मेरे अपने एक अलग तरीके हैं। मैं बच्चों के साथ जहाँ मुझे आवश्यकता होती है वहाँ मैं नवाचार करती हूँ कि अब बच्चा सीख नहीं पा रहा तो इसको सीखने के लिए अब यहाँ इस एफर्ट की ज़रूरत है, तो वो मैं वहाँ हाथों हाथ उन एफर्ट्स को लगाती हूँ। और मेरा पूरा समर्पण, मेरा जीवन जो है शिक्षा को रहा है। मैंने अपने आप को समर्पित किया इन 25 सालों में शिक्षा और साहित्य के लिए मैडम का समर्पण है। ममता जी, आपने अपना नाम रखा है मंजुला साहित्यिक नाम जी। क्या अर्थ निकाल सकते हैं मंजुला का, यही नाम आपको क्यों भाया? ये जब मैं देखती थी कि सभी लोग जो साहित्य लिखते हैं वो कोई ना कोई अपना उपनाम रखते हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना नाम रखना चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया मंजुला नाम का, मुझे अच्छा लगता था ये नाम, तो मैंने इसका अर्थ भी सर्च किया। फिर मतलब मंजुला का अर्थ होता आकर्षक, है ना, तो जो आकर्षण पैदा करे। और मेरी रचनाएं जो है, खैर मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगी, लेकिन आप पढ़िएगा जब आपको समय मिले, मैंने देखा, बहुत सुनिएगा कभी, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ कुछ आकर्षण है ऐसा। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, सुनने वालों को कहना चाहिए। आपके कृतित्व में भी है, आपकी रचनाओं में भी है, और आपकी लेखन और अध्यापन में भी है ये आकर्षण। और निश्चित रूप से इसके अलावा जो मुझे आपकी सबसे चीज़ जो प्रभावित की है यहाँ तक आने के लिए या आपसे बात करने के लिए, वो ये कि आप एक ग्रामीण परिवेश से निकली जी, एक शिक्षित परिवार में, फिर ग्रामीण परिवेश में गई। किस तरीके का आपका प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि का सफ़र है उसको कैसे देखती है? देखिए, मेरी जन्मभूमि है मांदी, फागी के पास गांव। पापा जॉब में थे, लेकिन खेती, चूँकि हम तो किसान हैं तो खेती का काम भी था। मेरी पढ़ाई जो है दादा दादी के पास हुई है 5वीं तक, तो 5वीं तक मैं गांव में रही। वो यादें आज भी मेरी स्मृतियों में जो कि त्यों घूमती है। उसके बाद मुझे मालपुरा पढ़ने का अवसर मिला, और बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आने के बावजूद मैंने अपने आप को एक अलग, वो कहते हैं ना कि लीक से हटकर चलना, मुझे शुरू से मतलब एक जुनून था। मैं सही बताऊं, मुझे एक लगन और जुनून था। शायद वो जो जुनून था ना कुछ कर गुजरने का, वो जुनून ही मुझे यहाँ तक लेके आया है। लेकिन मैं आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपने गांव पर एक आर्टिकल लिखा है, एक पत्र लिखा है, वो आगामी एक किताब में छपने वाला है। 2 पत्र मैंने अपने, एक माँ के नाम और एक मेरी जन्मभूमि के नाम 2 पत्र लिखे हैं, वो आगामी किताबों में आएंगे। उससे भी आपको जब पढ़ेंगे तो, जब और बिल्कुल मैं मैरिड हो गई तो आप दूसरे पक्ष की तरफ आए, तो किस तरीके से जीवन में एक नया परिवर्तन, नई लाइफ देखी? जी, मेरी 10वीं में जब मैं पढ़ती थी तब मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड उस समय पटवारी थे जी, और परिवार जो है हमारा सुरीली परिवार, जो सभी पढ़े लिखे, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा परिवार। तो मुझे जो है पढ़ाई में पूरा सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला। 10वीं से ही मतलब
इन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया था। एज आपके गार्जियन भी हो गए? हाँ बिल्कुल, वो मतलब हस्बैंड तो है ही, साथ में गार्जियन बहुत सपोर्ट किया हर क्षेत्र में। एज ए रिसोर्स पर्सन मैंने काम किया, मुझे बाहर जाने के कई अवसर मिले, कभी भी मुझे नहीं रोका इन्होंने। और पढ़ाई के लिए हमेशा मैं आगे मतलब इन्होंने मुझे आगे किया। लास्ट तक भी जब बच्चे हो गए थे तब भी ये कहते थे तू ये RS का एग्ज़ाम दे, ये फर्स्ट ग्रेड का दे, सेकंड ग्रेड का दे। लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ आप जानते हैं, अब 10वीं क्लास में शादी हो गई, सारी पढ़ाई मैंने तो बाद में की है, 11वीं 12वीं STC BA MA B.Ed सारी एजुकेशन मेरी बाद की है। तो क्या ये इस तरीके से 10वीं में शादी हो जाना, उसके बाद ससुराल में आकर पढ़ाई करना, फिर राज की सेवा में आ जाना, फिर अपने आप को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर देना, आप मानते हैं कि ग्रामीण महिलाएं जो आज की बच्चियां कहती हैं कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन उनके लिए तो आपने एक चैलेंज को अवसर में बदल दिया, बहुत बड़ी प्रेरणा है ये। बिल्कुल, मैं तो नहीं मानती कि शादी कोई पढ़ाई में अब बाधा है। शादी के बाद मेरी तो पूरी पढ़ाई शादी के बाद हुई है। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह भी हूँ, या मैं जो भी कर रही हूँ शिक्षा के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में या पढ़ाई जो मैंने की, वो सारा मैंने तो शादी के बाद किया है। और आप देखिए कितनी परिस्थितियाँ, बच्चे, शादी हो गई, बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है और घर का काम भी, 5-5 जिम्मेदारियों को मैंने अकेले एक साथ संभालते हुए ये काम किया है। और इसके अलावा फिर ट्रेनिंग से जुड़ गई 2001 से, जब मेरे बच्चे छोटे थे। शिकन नहीं है? नहीं, मैं अपने काम चेहरे को किस तरीके से लेते हैं कि आप बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से कर जाती है? मैं कोई भी जो टास्क होता है ना जी, उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं ये मुझे करना है ना। और मैं बहुत इजी तरीके से, मतलब सही बात ये है कि अगर लगन है ना आपके दिल में तो ना आपको समय की कमी है। मैं कभी ये नहीं कहती कि वक्त की कमी है, वक्त खूब है हमारे पास। लेकिन मैं बच्चों को, मेरे स्कूल में बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जो समय आज है वो कभी नहीं आएगा। समय का सदुपयोग अगर आपने किया है ना जीवन में, तो आपको आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो राज की सेवा में आ रहे हैं, स्पेशली मैं टीचर्स की बात करूँगा, अभी जो उनका राज की सेवा में नियुक्ति होने के बाद उनका अध्ययन छूट जाता है, वो अध्यापन तो करवाते लेकिन अध्यापन भी औपचारिक मात्र रह जाता है, तो क्या एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट बने रहने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो आपने मेरा जो एक सिद्धांत है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, वो बात आपने कही है। मैंने कहीं दीवार पे पढ़ा हुआ देखा, लिखा हुआ एक बार पढ़ा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो जीवन भर विद्यार्थी बन के रहता है। और जिस दिन मैंने पढ़ा ना, वो मेरे जीवन का एक ध्येय वाक्य हो गया था। मैं हमेशा इसी बात को कि सीखते मैं रहूँगी ना, तभी मैं सिखा पाऊँगी बच्चों को। और आजीवन, आप जानते हैं मनुष्य तो जब से पैदा होता है तब से सीखता है, और जब तक मरता है वो सीखता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है, आज भी भले मैं 20 साल से एज ए रिसोर्स पर्सन काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं मौका मिलता है कि कोई मुझे ट्रेनिंग देने वाला और मैं सीखूं, तो मैं तैयार रहती हूँ। मतलब सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मतलब ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जिज्ञासु और पिपासु हमेशा बने होना रहना है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, परिवार के बारे में उत्सुकता रहेगी, सब लोग देखेंगे तो कि मैडम कहाँ की है, अपने सेटअप है, हस्बैंड, बच्चे, उनके बारे में बताएं। जी, जैसा कि मैंने बताया, पीहर तो मेरा मांदी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राम रतन जी चौधरी भूमि विकास बैंक में थे। और आज जो भी हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी हूँ या क्यों हूँ, या इस सब के पीछे मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैं पढ़ी हूँ क्यों, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी थी। अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं होती ना, तो शायद मुझे वो 10वीं तक आने का भी अवसर नहीं मिलता। वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। माँ का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मांदी में पूरे स्कूल में हम सिर्फ 4 लड़कियाँ थी। उस स्कूल में जिसमें 125 बच्चे थे, जिसमें सिर्फ 4 लड़कियां पढ़ते थे, उनमें 3 राजपूत थी और 1 में जाट। मतलब ग्रामीण परिवेश में जो किसान समुदाय की जातियां, चाहे जाट हो, गुजर हो, अय्यर हो, यादव हो, तो बहुत कम पढ़ाते थे। उस दौर में भी आपने पढ़ाई को चुना? जी बिल्कुल। और उसके बाद में जैसे अभी वर्तमान में आपके जो परिवार में है वो कौन कौन है? फिर मैंने जैसा बताया कि 88 में, सन 88 में 10वीं में जब मैं पढ़ती थी, मेरी शादी हो गई सुरेली परिवार में, जहाँ मेरे हस्बैंड का नाम है लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो नायब तहसीलदार से रिटायर हुए हैं। मेरे और उसको परिवार को वैसे तो आप जानते ही, राजेंद्र सिंह जी चौधरी मेरे देवर, मोतीलाल जी डिप्टी साहब जिनका देहांत हो गया, उस परिवार से मैं हूँ। केसी जाट साहब मेरे चाचा ससुर हैं, वो भी जज साहब रिटायर हो गए। तो ये इस परिवार से। आपके क्या कर रहे हैं, क्या क्या? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। निहारिका चौधरी जो अभी टीचर है सवाई माधोपुर में, छोटी बेटी है दिव्या, रिमझिम जिसको हम कहते हैं, और बेटा है मेरा हर्षवर्धन, राम उसका घर का नाम है। हर्षवर्धन जो है लॉ उसने कर ली, LLM कर रहा है, RJS की वो तैयारी कर रहा है। अच्छा, बच्चे मेरे सक्षम है, इंटेलिजेंट। बहुत अच्छी शिक्षिका हो और बहुत अच्छी कवयित्री और रचनाकार हो, आपकी कोई भी प्रिय रचना जिसको आप अपने अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से गुनगुना सकती हो?
देखिए, मैं वैसे तो क्या है, गज़लें जो है ना, मेरा फेवरेट विषय तो है गज़ल। हाँ, तो गजल सुना लगभग मैंने दीजिए, 50-60 गज़लें मैंने जिसको भी आप लिखी अच्छी है। मानती हो, जिसको बेस्ट परफॉर्मर के रूप में व्यक्त करना चाहती हो, वो सुनाइए। जी। अ, अभी तो कौन सी वाली सुनाऊँ, बहुत सारी गज़लें जो हैं। भी आपको पसंद हो। हाँ, एक माहिया सुनाती हूँ मैं हाँ आपको, है ना। बिल्कुल सुनाइए, वो अभी उस दिन स्वागत है। जो सुनाया था मैंने, जी वो को बच्चों के लिए लिखा था मैंने, स्कूल के बच्चों के लिए लिखा है। जी। वो कोमल कोमल है, वो कोमल कोमल है, निर्मल मन उनका पानी से निर्मल है। वो कोमल कोमल है, उजला मन उनका पानी से निर्मल है। बहुत बढ़िया। ये कितना बच्चों, स्कूल के ये छोटे बच्चों छोटे को बच्चों के समर्पित लिए। रचना है। ऐसी बहुत सारी रचनाएं। और गज़ल की दूसरी बात चीज कहें आप, तो मैं एक गज़ल हाँ सुनाती हूँ बिल्कुल कि स्वागत। दोस्तों कुछ मुस्कुरा कर देखिए, दोस्तों कुछ मुस्कुरा कर देखिए, गीत गज़लें गुनगुना कर देखिए, और दौड़ कर आएगी एक आवाज़ पे, दर्द में माँ को बुला कर क्या देखिए, बात। दर्द में माँ को बुला कर देखिए। बिल्कुल, एक माँ जिसकी महिमा अद्भुत है, जी और माँ का जो संघर्ष है, उसका सानिध्य है, साया है, सेवा, वो अद्भुत है, अप्रतिम होती है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जी सामाजिक परिवेश में आप रहती हो, क्योंकि शिक्षक का तो समाज से, विद्यार्थियों से, सबसे अपना एक जुड़ाव होता है। वर्तमान में सामाजिक दौर में जिन चीज़ों का आप देख रही हो, क्या कहना चाहेंगे कि समाज को किस दिशा की ओर जाना चाहिए? सामाजिक परिवेश में किन चीज़ों के नए इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपका मुझे लगा कि हमें क्या करना चाहिए। जी मैं एक चीज़, मैं कभी भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ ना, तो मेरे जहन पे इतनी स्थायी हो जाती है, और जो सकारात्मक चीज़ें हैं ना, वो मेरे जहन में बहुत जल्दी बैठती है। जी मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कोई पाठ जो है बच्चों को पढ़ाते वक्त उस बात को अपने जहन में फीड किया, तो मुझे वो लगता है कि वो समाज में वो चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उससे भी गलत है कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो समाज में बाहर नहीं आती। बिल्कुल। उन्होंने कहा था ना, कहने का मतलब कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम नेगेटिव चीज़ों को तो बाहर ला रहे हैं, है ना, कि वहाँ रेप हो गया, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ हत्या हो गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में ऐसा नहीं है कि क्या बुराइयाँ ही सकारात्मक हैं, बदलाव और उपलब्धियां हैं? अच्छाइयाँ भी है। आज भी अगर देखा जाए तो अच्छे बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग आज भी समाज में मौजूद है ना, लेकिन वही बात है ना, दिखाया जाए। उनमें संगठन, जो बुरे लोग हैं, बुरे लोग मतलब जो दुर्जन है, जो स्वभाव से दुर्जन है, उनमें संगठन ज़्यादा होता है, और जो अच्छे लोग हैं वो संगठित नहीं होते। सबसे बड़ी कमी तो ये है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो पॉजिटिव उदाहरण है, जैसे मान लीजिए किसी बच्ची को किसी ने छेड़ा, इसको तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे ने किसी बहन की रक्षा भी तो की होगी। हम समाज में ऐसे उदाहरण क्यों नहीं लाते, है ना। कहीं मर्डर हुआ होगा तो किसी ने किसी की जान भी तो बचाई होगी, किसी ने किसी के लिए अच्छा भी तो किया होगा ना। तो ये मीडिया, जो मीडिया के माध्यम से, अखबार है या कोई भी सोशल मीडिया का, उसके माध्यम से ऐसी घटनाओं को भी समाज में लाया जाए, तब बदलाव। क्योंकि देखो, बच्चे अगर नियमित वैसी घटनाएं देखेंगे तो उनका जहन वैसा होगा, वो ही चीज़ें उनके दिमाग में होंगी। बहुत अच्छी बात होता है कि पॉजिटिव चीज़ों का कलेक्शन और पॉजिटिव चीज़ों का प्रमोशन भी होना चाहिए। बिल्कुल। और मैडम, हमने ये तय किया है और हम लगातार कर रहे हैं कि हम रोज़ 2 लोगों की अच्छी स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी लोगों को बताएंगे, 2 लोगों की मदद करेंगे, 2 लोगों के बारे में लिखेंगे, और 2 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, जिसमें एक आप भी शामिल हो आज। थैंक यू सर। तो उसके लिए बहुत सारी बधाई, और आगे समयबद्ध रूप से इनको समाज के अलग अलग मंचों पर, सरकार के मंचों पर, अन्य जो संगठनों के मंचों पर, सभाओं के मंचों पर समाज को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, और अच्छे लोग और अच्छे तरीके से आगे आएँ, इस बात के साथ में हम साथ निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। धन्यवाद। राम राम सा।